नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं मनोमंथन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में आए जनादेश ने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। 400 पार का नारा लेकर चली भाजपा 250 तक भी नहीं पहुंच पाई। इस जनादेश में कई सवाल छिपे हैं, क्योंकि एनडीए को 400 पार और पार्टी को 370 पार ले जाने की भाजपा की रणनीति कामयाब नहीं हो पाई। इस जनादेश ने साफ कर दिया है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भरोसे रहने वाले भाजपा के नेताओं का काम नहीं चलेगा। उससे निर्वाचित सांसदों और राज्य के नेतृत्व को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। एग्जिट पोल्स की भी हवा निकल गई। 11 एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 340 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। 3 सर्वेक्षणों में तो एनडीए को 400 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत आए। ये भाजपा की स्पष्ट जीत नहीं है, इसे एनडीए की जीत जरूर कहा जा सकता है। आंकड़ों की स्थिति से अगर देखें तो ये माना जा सकता है कि पूरे 5 साल भाजपा गठबंधन के सहयोगियों, खासकर जेडीयू और टीडीपी के भरोसे रहना होगा। इन दोनों दलों के बारे में ये कहना मुश्किल है कि ये भाजपा के साथ पूरे 5 साल बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि उनका इतिहास ही कुछ ऐसा है। राज्य के लिए विशेष पैकेज और केंद्र और प्रदेश की सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर इनके भाजपा से मतभेद के पूरे आसार 5 सालों तक रहेंगे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही अतीत में एनडीए से अलग हो चुके हैं। वैसे ये जीत इंडिया गठबंधन की भी नहीं है। ये जीत, उसकी स्पष्ट जीत कम और बड़ी कामयाबी ज्यादा है। गठबंधन ने 204 का आंकड़ा पार किया है। इसके सीधे तौर पर मायने ये है कि अगले 5 साल विपक्ष केंद्र की राजनीति में मजबूती से बना रहेगा। क्षेत्रीय दल भी देश की राजनीति में महत्वपूर्ण बने रहेंगे। 2002 से 2012 के बीच गुजरात के 3 विधानसभा चुनाव हो या 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव, ये पहली बार है जब नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी तो कर सकते हैं, लेकिन लगातार 3 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को बहुमत दिलाने के नेहरू के रिकॉर्ड से जरूर चूक गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। देश भर की निगाहें जिस अयोध्या पर थी, वही भाजपा चुनाव हार गई। रामनगरी में मिले इस जनमत ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश भर के लोगों को चौंका दिया। 1990 की रथ यात्रा से लेकर 2024 के चुनाव तक भाजपा के मूल में रहने वाली सीट पर पार्टी ने जी जान से ताकत लगाई। 1000-2000 करोड़ नहीं, 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करवाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर में सुर्खियां बनी। 500 साल पुराना इतिहास बदला गया। पीएम मोदी खुद यहां रोड शो करने आए। योगी ने यहां 5 जनसभाएं की, लेकिन सियासी जादू नहीं चल पाया। जनता की नाराजगी अंदर ही अंदर मुखर हो रही थी। आखिर भाजपा अपने सबसे बड़े गढ़ में क्यों हारी? लोगों में ऐसा क्या गुस्सा था? इस पर अयोध्या के लोग खुद ही कहते हैं कि ये मोदी योगी को पसंद करते हैं, राम मंदिर से भी खुश है, लेकिन वहां के सांसद लल्लू सिंह से नाराज है। आप ऐसे समझिए कि जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर मिले हैं, लल्लू सिंह को नहीं। वहां के लोगों का कहना है कि अयोध्या में 2 साल से लोग परेशान हो रहे हैं। वीआईपी यहां आते हैं, लेकिन सड़कें जो बंद कर दी जाती है, उससे लोग फंस जाते हैं। लोग घरों में कैद हो जाते हैं। उनके रिश्तेदार शहर के बॉर्डर पर फंस जाते हैं। उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। लोग परेशान हो गए थे और यही वजह है कि लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिता दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद है। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। उनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल ही लग रहा है।
चर्चा में है कि जेडीयू की नजर रेलवे कृषि मंत्रालय के साथ साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर भी है। टीडीपी ने 5 मंत्रालयों और लोकसभा स्पीकर पद की मांग की है। उनमें ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह और शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जल शक्ति मंत्रालय शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को यह सब कुछ देना होगा। टीडीपी वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी मांग रही है। आंध्र प्रदेश में फ्री की योजनाओं के चलते आर्थिक स्थिति काफी खराब है, इसलिए नायडू चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उन्हें मिले। केंद्र सरकार के 10 सबसे ताकतवर और समृद्ध मंत्रालय में गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, रेलवे, सूचना प्रसारण, शिक्षा, कृषि, सड़क परिवहन और सिविल एविएशन शामिल है। अकेले बहुमत होने से 2019 और 2014 में भाजपा ने ये सभी बड़े विभाग अपने पास रखे थे, लेकिन अब इन विभागों के बंटवारे के सिवाय बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है और इसलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अलग अलग तरीके की मांगे भारतीय जनता पार्टी समक्ष रख सकते हैं। दिल्ली में आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एक अहम बैठक भी हुई है। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते हुए करीबन सभी मंत्री इस बार रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है। उन्हें फिर से मंत्री पद मिल भी सकता है। स्मृति और राजीव दोनों को ही मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर या तो किसी खाली सीट से लोकसभा चुनाव जीतना होगा या फिर उन्हें राज्यसभा से सांसद बनाकर मंत्री पद दिया जा सकता है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से कुछ अहम सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि बनने जा रहे 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल है। आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश को लेकर और 2 बिहार को लेकर। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? क्या वो साफ से कहेंगे कि निजीकरण नहीं कराएंगे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का? बिहार में 2 सवाल हैं। एक सवाल तो 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? और चौथा और अंतिम सवाल जातीय जनगणना को लेकर है। नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना कराई बिहार में, और हमने ये मांग की है, कांग्रेस पार्टी ये मांग की है कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना होना जरूरी है, और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है। क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना होगा, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा, और सारे राज्यों के आरक्षण अधिनियम हमारे संविधान, ये जो संविधान है जो राहुल जी बार बार दिखाते हैं, इस संविधान के नवी सूची में शामिल किए जाएंगे कि नहीं? ये बताइए आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री। वहीं शरद पवार के पोते रोहित पवार ने यह दावा किया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 18 से 19 विधायक फिर से शरद पवार के पास लौटना चाहते हैं।
तो इसी तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति देश में चल रही है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। भले ही एनडीए को बहुमत मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है और भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी दलों के साथ मिलकर अब सरकार बनानी होगी। ऐसे में सहयोगी दल उन्हें पूरी तरह नचा सकते हैं। अब ये जीत ना तो भाजपा की है, ना तो एनडीए की है, ना ही इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों ने इंडिया गठबंधन को पसंद किया, ज्यादा पसंद किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नकारा। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोगों में आक्रोश था या जो नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं वोटों में झलक कर आई है। लोग चाहते तो थे कि सरकार बीजेपी की ही बने, और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार भी बनेगी और साथ ही जो एक लगाम कसनी थी वो भी जनता ने कस दी है। यानी ये जीत जो है वो ना एनडीए की है, ना इंडिया की है। ये जो जीत है देश के नागरिकों की है। ये जो जीत है देश के लोकतंत्र की है, जो आने वाले 5 सालों तक लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। क्योंकि विपक्ष में जब इतने सांसद बैठेंगे तो मनमानी जो भी पार्टी सत्ता में है वो कभी भी नहीं कर पाएगी। यानी आने वाले 5 सालों तक देश का लोकतंत्र जनता ने खुद अपना सुनिश्चित कर लिया है। इसी तरह के मनोमंथन के साथ वीएनएम टीवी पर मैं रोज आपसे बात करती रहूंगी। वीएनएम टीवी जरूर देखते रहें। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें देश के हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।